और चलिए जोहार झारखंड की शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आई एक खबर के साथ। देवघर से ये खबर है, जहां देवघर में मरीज की मौत के बाद निजी अस्पताल पर शव को बंधक बनाने का आरोप लगा। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इसकी प्रारंभिक जांच की और गहराई से जांच के लिए जांच टीम को भी तैयार कर दिया, जिससे 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। फिर विवादों में निजी अस्पताल, शव को बंधक बनाने का आरोप, बकाया पैसे के लिए दबाव का आरोप। जांच टीम अब सामने लाएगी सच्चाई। देवघर का मेधा सदन हॉस्पिटल फिर एक बार विवादों में है। कुंडा में बने इस अस्पताल के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि मरीज के शव को बिना पैसे के भुगतान के देने से इनकार किया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जांच के लिए पहुंच गए। शुरुआती जांच में स्वास्थ्य मंत्री ने बंधक बनाने की बात से इनकार किया, लेकिन जब मीडिया का दबाव बढ़ा तो जांच के लिए 3 सदस्यों वाली टीम बनाने का ऐलान किया। मीडिया आईना होता है मेरा, आपकी बात पे जब मैं यहाँ आ सकता हूँ और जो गलत करे उस पर कार्रवाई मैं नहीं करूँगा क्या? बिल्कुल कार्रवाई होगा, मैं कर रहा हूँ, 100% कार्रवाई होगा। 3 दिन, एक आप सुनिए ना, मैं झुटला नहीं रहा हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपके पीछे कौन है मैं उसको जानना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि 3 सदस्य कमेटी का गठन मैंने किया है। 3 दिन के अंदर ये सब है। अभी मैं वही कहा, 3 दिन के बाद रिपोर्ट आने दीजिए तो निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो दोषी है मैं कह रहा हूँ उस पर कार्रवाई करेंगे। इधर अस्पताल संचालक ने शव को बंधक बनाने के आरोपों से इनकार किया। साथ ही दावा किया कि एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर का ख्याल रखते हुए मरीज को बेहतर इलाज की सुविधा दी गई। और वो महिला संभवतः कहीं से चंदा करके 10,000 रुपये जमा की थी और कहीं कोई किसी तरह का न प्रेशर हुआ न कोई ये हुआ। आज के डेट में तो सारा जगह CCTV लगा हुआ है। हम एक आग्रह करेंगे कि CCTV खंगाल कर देखा जाए, या उनके महिला के जो और एक एक्सीडेंटल मरीज है जिनका यहाँ ऑपरेशन भी हुआ है, उन्हीं का गोतिया लोग हैं, उनसे अकेले में ले जाकर बात की जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सड़क हादसे में मोहनपुर का कन्हैया घायल हुआ था, जिसके बाद उसे मेधा सदन में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को इलाज के दौरान कन्हैया की मौत हो गई। इलाज के दौरान 40,000 रुपए का बिल बना था। परिवार ने जब रकम देने में लाचारगी जताई तो शव देने से इनकार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जमीन बेचकर और चंदा जुटाकर कन्हैया की मां ने पैसे जुटाए, जिसके बाद बिल चुकाया गया और फिर शव को रिलीज किया गया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। स्वास्थ्य मंत्री का साफ आदेश है कि मरीज की मौत होने पर कोई भी अस्पताल शव को बंधक नहीं बनाएगा, लेकिन इलाज जब सेवा की जगह मेवा के लिए किया जाए तो न तो मेडिकल साइंस का आदर्श वाक्य ही याद रहता है और न ही डॉक्टर धरती पर भगवान का दूसरा रूप ही रह पाता है। मामले की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और इधर देवघर एम्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एम्स देवघर को सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी क्षमता के साथ चालू किया जाना चाहिए। उन्होंने इलाज के नाम पर खाना पूर्ति का आरोप लगाते हुए भी मरीजों को लौटाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो जल्द ही एम्स का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि एम्स को लेकर बहुत लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि देवघर को एम्स दिलाने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। बहुत लोग ने अपना पीठ थपथपाया कि एम्स लाए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर आप एम्स दिए हैं तो निश्चय उसको चालू किया जाए, फुल फ्लेज चालू किया जाए। केवल OPD देख लेना, अरे मेरा OPD तो मेरा डॉक्टर यहाँ देख लेता है। आप इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिए तो वहाँ सर्जरी क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑपरेशन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पेशेंट को ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? सारा लोड हमारे पास आ जा रहा है, तो फिर एम्स की क्या आवश्यकता है यहाँ पर? मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं एम्स में भी जाऊँगा, दौरा करूँगा और लगेगा कि नहीं केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं एम्स, तो निश्चित तौर पर हम लोग एम्स में भी हम कार्रवाई कराएंगे। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर एम्स की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे और इस पर सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि वो इरफान अंसारी को गंभीरता से नहीं लेते।
सांसद ने निजी अस्पताल की मनमानी बढ़ने का भी आरोप लगाया है और झारखंड सरकार के निजी अस्पताल के हाथों बिकने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। अंसारी को आप सीरियसली लेते हैं क्या? भारत सरकार की संस्था है, भारत सरकार अपना देखेगी, अपना अस्पताल तो चलता नहीं है उससे। अभी ये प्राइवेट अस्पताल में हो सकता है झारखंड सरकार पैसा ले लिया हो, नहीं तो जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल में आदमी मरा है और जिसकी जांच जो है नहीं हो रही है, जो अखबार में लगातार छप रहा है, उसको तो देखने के लिए नहीं गया। अपना तो अस्पताल चलता नहीं। देवघर सदर अस्पताल की हालत क्या है? जिला अस्पताल, जिस जिले का वो विधायक है उस जिले में जो है आपको पता है ये सदर अस्पताल जो है जिला अस्पताल नहीं है, अनुमंडल के तौर पर ये अस्पताल चल रहा है देवघर। और अब बात करते हैं ईडी एक्शन पर हो रही सियासत की। आयुष्मान योजना घोटाले में ईडी के एक्शन के बाद झारखंड में सियासत भी गर्माती दिख रही है। पूरे मामले में बन्ना गुप्ता पर जेडीयू विधायक सरयू राय हमलावर दिखाई दिए तो बीजेपी भी बिना आग के धुआं नहीं उठने की बात कह रही है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को निशाने पर ले रही है तो कांग्रेस का दावा है कि ईडी के दबाव के आगे वो झुकने वाली नहीं है। ईडी के एक्शन पर जारी रिएक्शन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आयुष्मान योजना में करोड़ों के घोटाले को लेकर ईडी की टीम एक्शन में रही। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गुमला सहित पूरे राज्य में 20 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पूर्व आप्त सचिव ओम प्रकाश सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। साथ ही योजना से जुड़े कई लोगों पर भी दबिश दिखी। छापेमारी के बाद अब इस मामले पर सरयू राय ने नए आरोप लगाकर सियासत को गरमा दिया है। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए और ये दावा किया है कि ईडी से बचने के लिए बन्ना गुप्ता बीजेपी का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। जो मंत्री जी हैं बन्ना गुप्ता जी, उनकी विशेषता है कि रंग बदलते रहते हैं, ताल तिकड़म में माहिर हैं। हो सकता है कि उन्होंने संपर्क साधना शुरू कर दिया हो भाजपा में जो उनके सूत्र हैं, और भाजपा में जमशेदपुर में ही उनके नजदीकी लोग हैं। अब शुरू करेंगे ताल तिकड़म भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तक पहुंचने का और ईडी की कार्रवाई से अपना छुटकारा पाने का। पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि ईडी की जांच की आंच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि बिना मंत्री के शह के कोई आप्त सचिव इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता। तो ये जो घोटाला है ना, ये अगर उनके आप्त सचिव तक ये इसकी आग जा रही है तो इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि आखिर वो किसका आप्त सचिव था। तो ये जो जांच की आग है ना, वो आज न कल बन्ना गुप्ता जी के घर तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि किसी आप्त सचिव की क्या हैसियत बिना मंत्री के। तो जो बड़ा पैमाने पे घोटाला हुआ था वो शीर्ष से हुआ था। इधर ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस बदले से कार्रवाई करार दे रही है। साथ ही ये दावा करने से नहीं चूकती कि सारी कवायद का कोई असर नहीं होने वाला। ईडी के पास अगर कोई सबूत है तो ईडी को सार्वजनिक करना चाहिए। सिर्फ दबाव दे करके, भय का वातावरण उत्पन्न करके विपक्ष के आवाज को दबाना यह उचित नहीं है, और हम ईडी के रेड से अपनी आवाज नहीं दबाएंगे। माना जा रहा है कि ईडी की जांच में आयुष्मान घोटाले से जुड़े कई राज का आने वाले दिनों में खुलासा हो सकता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी विपक्ष के रडार पर आ गए हैं। सरयू राय पूरे मामले में मुखर दिख रहे हैं और सियासत भी चरम पर पहुंचती दिख रही है। इंतजार है कि ईडी की ओर से छापेमारी के बाद मिले सबूतों के खुलासे का, ताकि घोटाले से जुड़े आरोपियों पर कानून का शिकंजा कस सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से ओम प्रकाश, ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर बोकारो में 2 दिन के बवाल के बाद शांति का माहौल है। बोकारो स्टील लिमिटेड का गेट खुला है और एहतियातन धारा 163 भी लागू है। मृत प्रदर्शनकारी प्रेम के परिवार को सांसद की ओर से 50 लाख का मुआवजा सौंपा गया, लेकिन सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस विधायक ने विरोधियों को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी तो कांग्रेस की ओर से प्रबंधन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग हो रही है। पूरी खबर को समझाते हुए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बोकारो का यही वो इलाका है जहां पिछले 2 दिनों से बवाल मचा था। बोकारो स्टील लिमिटेड के खिलाफ विस्थापित अप्रेंटिस संघ का प्रदर्शन उग्र हो चला था। गाड़ियां फूंकी गई थी और हंगामे का दौर जारी था।
फायरिंग में प्रदर्शनकारी प्रेम कुमार की मौत के बाद लोग उग्र हो गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बीएसएल की पहल के बाद मामला शांत हुआ और अब हालात सामान्य हैं। प्लांट के गेट पर मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात है। साथ ही प्लांट में कर्मचारी अधिकारी भी आ जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन धारा 163 लागू की गई है। सर जैसा कि बहुत कोई करार नहीं, अभी धारा 163 लगा हुआ है, चिट्ठी मिली है, उसके आधार पर किसी भी प्रकार का भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, शस्त्र लेकर नहीं चलना है। अभी हम लोग उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं एक्चुअली, ताकि आम पब्लिक को, प्लांट में आने जाने वाले को किसी तरह का दिक्कत ना हो, उसको हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अभी देखे थे वो जो बैरिकेड था पूरा तोड़ के नीचे गिराए हुए था, बैरिकेड हटाया लोहा वाला, उसको साइड किया है। प्रदर्शन के दौरान मारे गए प्रेम के परिजन से बीजेपी सांसद ढोलू महतो ने मुलाकात की और 50 लाख के मुआवजे का चेक सौंपा। बोकारो स्टील प्रबंधन की लापरवाही पर सांसद भड़के और हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की चेतावनी दी। 50 लाख रुपया का मुआवजा और इनको अभी अस्थायी नौकरी, जिसमें 25-25 हजार सैलरी होगा, और उसको फिर अस्थायी के लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा जाएगा। तो जब उसको हम लोग अस्थायी करेंगे, अपेंडिक्स के जितने जो बच्चे हैं उनको भी प्रत्येक मंथ 50-50 बच्चे को दिया जाएगा। इधर आंदोलन को लेकर हिरासत में ली गई बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह को पुलिस ने रिहा कर दिया। विधायक ने बीजीएच अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और बेवजह हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी भी जताई। कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने भी सीआईएसएफ और बीएसएल प्रबंधन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग उठाई। बात क्यों नहीं की है? बिना बात किए आप हमको क्यों बंद किए? कौन थे हम? आतंकवादी हैं हम आतंकवादी हैं। आप लोग सेल का, हमारे झारखंड के शहर में आप लोग मुखबिरी करते हैं, केंद्र का उखाड़ के सबको फेंक देंगे। मांग है और जिला प्रशासन से कि उन सबको पकड़ के जेल भेजा जाए, सीआईएसएफ के अधिकारी को और सेल के मैनेजमेंट अधिकारी को, और हत्या का मुकदमा। बोकारो में बवाल के बाद शांति है। प्रदर्शनकारी प्रेम कुमार के परिवार को मुआवजा मिल गया है और हर महीने 50 अप्रेंटिस को नौकरी दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन जरूरत है 2 दिन के हंगामे से सबक लेने की, ताकि फिर से माहौल अशांत ना हो सके और ना ही किसी दूसरे प्रेम की जान जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। जमशेदपुर में एनकाउंटर में मारे गए अनुज कनौजिया से जुड़ी यह खबर है। पुलिस को मिली अनुज की डायरी और बताया जा रहा है कि 15 अपराधियों के नाम इसमें आए हैं। अनुज के साथ रहने वाले 15 अपराधी 8 नेता हिट लिस्ट में शामिल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड समेत उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल तक छापेमारी जारी है। जल्द हो सकते हैं कई बड़े खुलासे, इसकी जानकारी मिल रही है। कई लोगों पर शिकंजा कस सकता है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ था और इस मामले में लगातार नए नए अपडेट आ रहे हैं। और देखिए, एक नया अपडेट यह है कि अनुज की डायरी पुलिस के हाथ लगी है और इसके साथ 15 अपराधी, 8 नेता हिट लिस्ट में शामिल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। झारखंड समेत उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहां पर लगातार छापेमारी हो रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई बड़े खुलासे जल्द हो सकते हैं। कई लोगों पर शिकंजा कस सकता है और कई राज भी खुल सकते हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर के बाद से लगातार पुलिस एक एक करके सबूत खंगालने में लगी हुई है। और बात रामनवमी की करते हैं। झारखंड में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार भी सज धज के पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। साथ ही पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। रामनवमी को लेकर झारखंड में कैसी तैयारी है, आपको दिखाते हैं। झारखंड में रामनवमी को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। पूरे राज्य में बाजार सज धज गए हैं। बाजार में कई तरह के ध्वज नजर आ रहे हैं। लोग अलग अलग तरह से रामनवमी की तैयारी में जुट गए हैं। राज्य में 5 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के झंडे नजर आ रहे हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि और भी कई राज्यों के लोग झंडे खरीदने के लिए झारखंड आ रहे हैं।
क्या ये त्यौहार हम लोग उत्साह उल्लास से मनाते हैं। ये पारंपरिक त्यौहार है। राम भक्तों का तो जन सैलाब रहता है, लोग इस त्यौहार के लिए इंतजार करते हैं और भरपूर हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार को मनाया जाता है। रामनवमी को लेकर कोडरमा और हजारीबाग में विशेष तैयारी की गई है। दोनों ही जिलों में नारी सशक्तिकरण की विशेष भूमिका दिख रही है। कोडरमा में 6 साल से 50 साल तक की महिलाएं लाठी और तलवार चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं और पारंपरिक हथियारों की कला में अपने हुनर का प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी हैं। वहीं हजारीबाग में भी करीब 300 बेटियां तलवार और लाठीबाजी का प्रशिक्षण ले रही हैं। बेटियों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। तो आज हमारी बहनें भी आगे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में भी हमारी बहनों को आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ये भी मुझे लग रहा है कि और भी बहनें जो जिस क्षेत्र में हमारी बहनें और महिलाओं को इस क्षेत्र में नहीं लाया गया है, तो ये प्रेरणा भी बनेगा। हम बचपन में मम्मी पापा के साथ जाते थे तो देखते थे रामनवमी में सिर्फ पुरुष लोग भी खेलते हैं, हम महिलाएं भी किसी से कम नहीं। हम लोग पिछले साल भी खेले थे और इस बार भी हम लोग का प्रतिशत पूरी अच्छे तरीके से तैयार है। अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा हम सब बेटियां भी कर सकते हैं। ये सब हमारी सुरक्षा के लिए हम लोग को पहले इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं थी, अब हमें मिला है इजाज़त, तो हम अच्छे से सीखें और अपनी सुरक्षा करें, हम अपने देश की रक्षा करें। और जितने भी यहाँ देश में दुश्मन है, सब कुछ हम उन सबको लड़ के यहाँ से निकाल दे अपने देश से, और मैं अपने देश को सुरक्षित रखूँ। तलवार, लाठी, छुरी, भाला, गद्दे और ये फरसल सिखाई गई है जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं आम भाषा में, और छुरी सिखाई गई है। इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए लाठी कराया गया है बच्चों को। इस तरह से विभिन्न प्रकार की चीज़ें करवाई गई हैं। रामनवमी को लेकर जहां एक और उत्साह है, तो वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर भर में ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। किसी भी इमारत पर जमा पत्थरों को भी हटवाया जा रहा है। पुलिस उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ लगातार प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है ताकि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रास्ते में जो भी जुलूस का मार्ग है, उस रास्ते में जितने भी घर हैं, उसमें प्रिवेंटिव तौर पर हम लोग ड्रोन का सर्विलांस करा रहे हैं जहाँ जहाँ भी रामनवमी का रूट है, ताकि हम लोग देख पाएं कि कहीं कोई किसी तरह के ऐसे उपद्रव की आशंका नहीं हो। कोई पत्थरबाजी कई बार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको लेकर कहीं कोई षड्यंत्र न किया जा रहा हो, इसके लिए हम लोग ड्रोन सर्विलांस आज आरंभ किए हैं। रामनवमी को लेकर राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसका असर आज से ही देखने को मिल रहा है। जिले में आज शाम 4 बजे से 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बड़े वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। शोभा यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं ताकि झांकियों के दौरान यातायात व्यवस्था में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम लोगों ने जो भी रूट है, जहां प्रोसेशन का रूट है, वहां पे विशेष डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक पुलिस किया है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट हम लोग ने किया है, क्यूआरटी हम लोग लगाया है। जहाँ पे रूट हमारा डाइवर्ट है उसमें भी हमारा ट्रैफिक क्यूआरटी रहेगा, बाइक में, मोटरसाइकिल में, और ट्रैफिक को रेगुलेट करेगा। ये सारी प्लानिंग जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया गया है। और देखा जाए तो ट्रैफिक जवान पूरे शहर में कार्यरत रहेंगे। रामनवमी में जहां एक और श्रद्धालु में गजब का उत्साह है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व रंग में भंग ना डाल सके। रांची से न्यूज 18 के लिए गौरव झा, हजारीबाग से सुशांत सोनी और कोडरमा से रितेश लोहानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।